नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले धर्मांतरण के मामले में एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के हवाले से धर्मांतरण केस में बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस के मुताबिक 8 कट्टरपंथी उमर गौतम के संपर्क में थे। उमर गौतम की सभाओं में भीड़ जुटाने का काम ये लोग करते थे। खबर है कि ये लोग गैर मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे। एटीएस के साथ क्राइम ब्रांच इन सभी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो कल 7 कोड वर्ड में से 6 को डिकोड किया गया और आज 8 कट्टरपंथियों के नाम सामने आए हैं, जो कि उमर गौतम और जहांगीर काज़मी के साथ काम कर रहे थे और भीड़ को, गैर मुस्लिम भीड़ को जुटाने का काम इनका था, जिनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का काम इनका था। और इनकी खोज में अब लगी है यूपी एटीएस। अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अजीत सिंह लखनऊ से। अजीत, तो फिर एक और पहलू अब सामने आया है। दिन ब दिन जैसे जांच की अलग अलग परतें खुलती जा रही हैं, अब ये जो गिरोह है, इसके कई और नाम भी जुड़े हैं। पहले ही 100 से ज्यादा नाम दिए गए हैं जिनकी तफ्तीश हो रही है, लेकिन अब ये 8 कट्टरपंथियों के नाम सामने आए हैं। कौन है ये और ये कहां से बिलोंग करते हैं? देखिए, बिल्कुल जो कट्टरपंथियों के नाम सामने आए, यूपी एटीएफ लगातार उनकी जांच कर रही है। और आपने देखा कि कल जो सूफी हैं कानपुर के, उन्होंने पाकिस्तान के एक दावते इस्लामी संगठन का नाम लिया कि जो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहा है। तो अब इन 8 लोगों का नाम खोज कर निकाला है एटीएफ ने। अब धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग भीड़ जुटाते थे, हिंदू समाज की भीड़ जुटाते थे और फिर उनका ब्रेन वॉश करके उनको धर्मांतरण की तरफ उनका रुख करते थे, मोड़ते थे। और ऐसे लगभग 150 के आसपास लोगों की यूपी एटीएस को तलाश है और 1 दर्जन से अधिक लोगों से यूपी एटीएस लखनऊ मुख्यालय पर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो उसके अलग अलग राज्य जो है जहाँ छापेमारी चल रही है, आनंद 24 राज्य वहाँ, और यूपी के 32 जिलों में भी छापेमारी चल रही है, क्योंकि आज भी फतेहपुर और बरेली के आसपास छापेमारी हुई है। क्योंकि पूरे नेक्सस को खंगालना एक बड़ी चुनौती यूपी एटीएस के सामने, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम ने आज भी एसीएस होम से बात की थी, डीजी से बात की थी कि इसकी तह में जाए, क्योंकि कानपुर का मामला भी सरकार सीरियस ले रही है, क्योंकि जिस तरह वहाँ मामले बढ़ रहे हैं, विशेष तौर से कानपुर दक्षिण में। तो अब ये जांच का जो दायरा है, विदेशी फंडिंग, टेरर एंगल, हवाला, पाकिस्तान का इस्लामिक संगठन, इन सब को लेकर एजेंसियां जांच कर रही हैं और केंद्रीय एजेंसी एनआई से इस पूरी जानकारी को शेयर भी कर रही है। आनंद जी, अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय ने क्या इसको संज्ञान में लिया है? एनआईए को डिटेल्स दी जा रही हैं और इसके तार जो हैं विदेशी संगठनों से जुड़ रहे हैं और खासकर आतंकी संगठनों से। जी बिल्कुल आनंद, और जिस तरीके से एटीएस की जांच का दायरा बढ़ रहा है, हम आने वाले दिनों में ये उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मसलन ईडी, एनआईए, इसके अलावा अन्य जो एजेंसियां हैं वो इस मामले में अपनी जांच शुरू करेंगी और अन्य लोगों के भी नाम सामने आएंगे। क्योंकि जो एनजीओ हैं आनंद, एनजीओ के ज़रिए किस तरीके से उन्होंने फ़ंड रिसीव किए थे और कैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ये चेन पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और करीब 30 से 35 जो एनजीओ हैं वो रडार पर हैं जांच एजेंसियों की, जिनकी जांच की जा रही है। और साथ ही उन लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है जिन लोगों ने इनको डोनेशंस दिया था, इस संगठन को डोनेशंस दिया था, इस पर भी तफ्तीश चल रही है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में और भी कई बड़े नामों का यहाँ पर खुलासा होगा और खासकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर जो अनियमितता बरती गई हैं उस पर कई परतें यहाँ पर खोली जाएंगी और कई और नाम सामने आएंगे। जी अमित और अजीत बने रहिए हमारे साथ। इसके और भी पहलू हैं। अब यूपी में जबरन धर्मांतरण के मामले में जांच एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रैकेट मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद जब जांच एजेंसियों ने कड़ियां जोड़नी शुरू की तो मालूम चला कि आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर से की आड़ में इस पूरे रैकेट को चलाया जा रहा था और इसकी चपेट में उत्तर प्रदेश के 32 जिले हैं। यूपी एटीएस उमर गौतम के 150 साथियों की तलाश में जुटी है, जो देश के अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अब तक
कुल 22 मामलों में पुलिस चार्जशीट जमा कर चुकी है। वहीं कुल 76 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, तो यानी कि अगर ये जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है, गिरफ्तारियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में ये गिरोह काम कर रहा था और आप कह रहे हैं कि इस्लामिक दावा सेंटर जो है, इसकी कड़ियां जो है पाकिस्तान के कुछ संगठनों से जुड़ी है और इनकी मंशा सिर्फ धर्मांतरण नहीं, रेडिकलाइजेशन के साथ साथ टेरर भी है, आतंक भी है। हाँ देखिए बिल्कुल इनकी मंशा सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, यही सबसे खतरनाक बात है और इनका सबसे खतरनाक मंसूबा है कि ये पहले ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कराते हैं और उसके बाद आपके ब्रेन को आतंकी गतिविधियों की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। और इस्लामिक जो पाकिस्तान का सेंटर है वो उसका नाम प्रकाश में, और बाकायदा जो प्रवक्ता हैं कानपुर के सूफी समाज के, उन्होंने एक जो कहते हैं कि एक विज्ञापन दिया उन्होंने सीपी कानपुर को, और कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं जो पहले एटीएस में काम कर चुके हैं, असीम अरुण, बड़े काफ़ी तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, उन्होंने ये पूरी बात एटीएफ से साझा की और इसके साथ ही जो एसीएस होम है उनको पूरी बात बताई कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान का एंगल और कानपुर के दक्षिणी इलाके में काफ़ी लंबे समय से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, क्योंकि ये मामला अब देश के अंदर नहीं बल्कि देश के बाहर तक पहुंच चुका है। अबू धाबी, कतर, रियाद, दुबई, पाकिस्तान से पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये छोटा मोटा मामला नहीं है। धर्म परिवर्तन के आड़ में अगर जिहाद को आप आगे बढ़ाते हो, आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप देश की अस्मिता के साथ खतरा पैदा कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, और उसी दिशा में जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और अरेस्टिंग का जो दौर है वो लगातार जारी है जो है। जी अजीत, आप मेरे साथ बने रहिए। आपके ही कुछ इनपुट्स हैं जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अमित पांडे के पास भी रुक करेंगे, लेकिन अजीत की ये रिपोर्ट है कि यूपी एटीएस के मुताबिक यूपी के 32 जिलों में धर्मांतरण मामले में छापेमारी चल रही है। देश के 24 राज्यों तक धर्मांतरण का ये रैकेट जो है इसके तार जुड़ चुके हैं। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस के विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का भी पता चला है। अब जबरन धर्मांतरण परिवर्तन, ये धर्म परिवर्तन इस मामले में इसकी जांच के दौरान यूपी एटीएस को पता चला है कि कनाडा से कतर तक आरोपियों को हवाला के जरिए फंडिंग की जा रही थी। इस मामले के मुख्य आरोपी उमर गौतम के ट्रस्ट को 2010 से 2021 के बीच करीब 2 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है, जिसमें से 50 लाख से ज्यादा की रकम दोहा, कतर और अबू धाबी से भेजी गई है। बताया गया है कि उमर गौतम ट्रस्ट के पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर करता था और फिर उनका गलत इस्तेमाल करता था। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके जो साजिश करता है वो पकड़े जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं फोन पर। विनोद जी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, 32 जिले उत्तर प्रदेश के, 24 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं भारत के, उधर भी इसके तार जुड़ रहे हैं और ये पैसा फंडिंग जो है विदेश से आ रहा है। देखिए, धर्मांतरण एक अभिशाप है और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद दशकों से प्रयास कर रहा है। और अभी जो भंडाफोड़ हुआ है ये वास्तव में वो उन्हीं उस कड़ी का एक हिस्सा है बेसिकली, जो कि एक षड्यंत्र पूर्वक दशकों से लगी हुई थी। और अभी जो हमने दशकों पूर्व मांग की थी कि विश्व हिंदू परिषद ने कि केंद्रीकृत कानून होना चाहिए जिससे कि धर्मांतरण पर रोक लगे। इस प्रकार से लोभ, लालच और प्रलोभन और तलवार के बल पर लगातार धर्मांतरण हो रहा है, उस धर्मांतरण पर अंकुश लगना चाहिए। और आप देखिए, सिंपल धर्मांतरण नहीं है। अब तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जांच में ये साबित हो गई कि खुद मेवात के वहां जाकर मेरे से आतंकवादी गतिविधियों में मुझे लिप्त किया गया, मुझे आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए ट्रेनिंग दी गई और मुझे पैसा भी आया मेरे अकाउंट में, मेरे पैसे को मेरे अकाउंट में मेरे नाम से पैसा आया, उसको आतंकवादी गतिविधियों में। ये सारे जो स्क्वाड है उसका पूरा इसको एक्सपोज किया है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बहुत कुछ क्लियर किया है। मुझे लगता है कि अब जो है समय आ गया कि भारत सरकार को एक देशव्यापी धर्मांतरण पर रोक वाले कानून लाना पड़ेगा। और जिस तरह से धर्मांतरण के साथ जो पूज्य संतों ने दशकों पूर्व कहा था, कभी धर्मांतरण राष्ट्रांतरण के बराबर है, लोगों की आस्था बदल जाती है और उनका राष्ट्रीयता बदल जाती है। और
इसी तरह से जो है अभी जो एक्टिविटीज में किस तरह से इनको धर्मांतरित करके शामिल किया गया है, प्लस जो लोग एक बार कन्वर्ट हो गए वो दूसरे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहे हैं, देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन सब पर रोक लगनी चाहिए। देखिए एफसीआरए की पाबंदियों के बावजूद ये आंकड़े निकल के आए हैं कि उमर गौतम जैसे शख्स को पिछले 10 साल के अंदर 10-11 साल में ही 2 करोड़ रुपए आ चुके हैं। तो अगर उमर गौतम एक शख्स है जिसे 2 करोड़ रुपए मिले हैं तो फिर देश भर में कितने ऐसे संगठन हैं और इनको कितना पैसा आ गया होगा। कुछ आंकड़े बताते हैं करीब 26,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं, और वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय से नहीं। यहाँ पर ईसाई धर्म का जो कन्वर्जन रैकेट है वो भी सामने निकल के आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो है ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स जो हैं और ये फंडामेंटलिज्म जो है, रेडिकल जो है, इनका ब्रेन वॉश करके इनको फिर कट्टरपंथी बनाकर आतंक की तरफ इनका रुख करना, ये तो और खतरनाक है विनोद जी। नहीं आनंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये जो काम आज का नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। और आप देखिए जब से सोनिया गांधी देश की मुख्य धारा में कहीं जुड़ पाई हैं, मतलब ये भारत में आई हैं, तब से लेकर के अभी तक जो है ना जी, वो ये इनके माध्यम से भी क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत जबरदस्त पैठ जमाई है। और इस्लामिक जिहादी गतिविधियां तो पहले से चलती थी, लेकिन अब कुछ सालों में जिस तरह से राजनीतिक प्रश्रय उनको मिला है अनेक राज्य सरकार और केंद्र की सरकार, उसके कारण ये जिहादी भी नंगे राज कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से खुले में काम कर रहे हैं। मतलब तो विश्व हिंदू परिषद ने अनेक बार इन सब चीजों को एक्सपोज किया है। और आप देखिए कि ये जो फंड की जहाँ तक बात है, इसीलिए एफसीआरए पे प्रतिबंध भारत सरकार को लगाना पड़ा, जो कि दशकों से चल रहा था। लेकिन आप देखिए प्रतिबंध के बाद कितना पैसा रुका और उसके बावजूद भी इनकी गतिविधियां जारी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए दिल्ली उत्तर प्रदेश की अगर अकेले की बात करो तो अकेले उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण विरोधी जो कानून पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लेके आया, उस कानून को भी 7 महीने हुए और 50 केस दर्ज हुए। आप देखिए 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके जी। आप उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस का मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इन केसेस में से करीब 17-18 केस में तो चार्जशीट भी दाखिल कर दी। और जो लोग अभी तक हमसे ये पूछते थे कि लव जिहाद कहाँ है, धर्मांतरण कहाँ है, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड आ कीजिए। हम कितनी बार कहा, कितना संघर्ष के बाद ये जो कुछ 5-6 राज्यों में ये धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी कानून बने हैं जी। मैं कहता हूँ ये कानून क्यों नहीं देश भर में बनने चाहिए, और इसका केंद्रीकृत कानून क्यों नहीं बनना चाहिए जिससे पूरे देश के अंदर इस पे लागू हो। पर इसकी आप देखिए अगर जी आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। मैं कह रहा हूँ कि भारत के बाहर भी, आप भारत को भी छोड़ दो, भारत के बाहर भी अनेक देशों ने धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाए हैं। ये लव जिहाद की विभीषिका से वो भी त्रस्त हैं। आप देखिए चाहे म्यांमार की बात हो, श्रीलंका की बात हो, इंग्लैंड की बात हो, अमेरिका की बात हो, कई सारी कंट्रीज हैं जो कि ये धर्मांतरण के चक्कर में फंसी हुई हैं बुरी तरह से। और लेकिन उन्होंने फ्रांस जैसे कंट्रीज ने एक हिम्मत करके बड़ा कानून बनाया है। भारत सरकार को भी इसका एक अनुसरण करना चाहिए, और क्योंकि भारत की आत्मा के ऊपर सीधा हमला है। और भारत तो 2 बार तो विभाजन को झेलना पड़ा है जी। और अब विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ विनोद बंसल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ अखाड़ा में बहुत सारी खबरें हैं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अजीत, एक और बात महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, अब तो सिख समुदाय भी यही कह रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कानून बनाए हैं धर्म परिवर्तन के खिलाफ, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी लाया जाए। अब विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि देश भर में एक सेंट्रल कानून लाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पर काम करे। पर अमित, एक बात बताइए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी तरफ सोच रही है, या फिर इन्वेस्टिगेशन को पूरा कंप्लीट होने के बाद इस रैकेट के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी जड़ें कहां तक हैं, इसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा? देखिए, प्राथमिकता केंद्र सरकार की ओर से ये है कि जो रैकेट सामने आया है उसको पूरी तरीके से मदद की जाए। जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी इसमें लगे, अलग अलग एंगल से लगे, और आखिरकार किन मुद्दों पर भारतीय कानून का उल्लंघन हुआ है इस बात की जांच कर रही हैं एजेंसियां। और प्राथमिकता यही कि इसको जल्दी अपने मुकाम तक पहुंचाया जाए, और उसके बाद ही जो धर्मांतरण का से संबंधित कानून पर विचार है उसकी बात उठेगी। क्योंकि कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं आनंद के जिन्होंने इससे संबंध में जो कानून अपने राज्य में लाए हैं और उनका पालन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार भी इन सब पहलुओं को देख रही है, लेकिन प्राथमिकता भी यही है कि जितने भी तार इस रैकेट से जुड़े हैं
राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको कड़ीबद्ध किया जाए, उनको पुख्ता तरीके से अदालत में पेश किया जाए और उनको इन आरोपों को अदालत में साबित किया जाए। ये राज्य सरकार यूपी की ओर से और केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और इसी के समन्वय की दिशा में काम चल रहा है। जी, अजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, ये जो 32 जिले हैं जहां पर और पिछले 7 महीने में अभी विनोद बंसल भी यही बात कर रहे थे कि कम से कम 50 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं, जिसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कई जगह 12-13 मामलों में तो चार्जशीट भी दर्ज कर दी गई है। यानी कि ये तो ज्वलंत विषय है ग्राउंड पर और ये सरेआम सबके सामने हो रहा है। और फिर हमने नूरपुर में देखा क्या हो रहा है, कानपुर में भी रेल पटरी पर देखा हमने क्या क्या हो रहा है और कई जगह ऐसा है कि जहां पर जो वहां पर रहने वाले समुदायों के बीच भी अब द्वेष की भावना है और कहीं ना कहीं उन्हें बताया जा रहा है कि देखो, अगर आप जब तक आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे आप यहाँ नहीं रह सकते। तो ऐसी सिचुएशन जब आ रही है तो इस पर सरकार क्या करने वाली है? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करने वाली है, या उन्होंने खुली छूट दी है पुलिस और प्रशासन को कि देखिए आपको जो कार्रवाई करनी है करिए? देखिए आनंद, बिल्कुल आपने जो अंतिम बात कही वही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही कि पूरी की पूरी खुली छूट यूपी की पुलिस को है। अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सीएम योगी ने खुद 3 बैठकें पिछले 1 हफ्ते में की और ये कहा है कि जो धर्मांतरण के खेल में शामिल हैं, जो धर्मांतरण के माध्यम से मूक बधिर बच्चों, गरीब हिंदू महिलाओं को टारगेट करते हैं, उनको टेरर की तरफ ले जाते हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाए, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ गुंडा एंड गैंगस्टर लगाया जाए। छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि कानपुर के मसले को लेकर काफी नाराज थे मुख्यमंत्री और उन्होंने खुद कानपुर के पुलिस कमिश्नर से कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए उन्होंने सभी जांच एजेंसियों से, चाहे यूपी एटीएस हो, एफटीएफ हो, यूपी की जो एलआईयू है, यूपी पुलिस, सबकी मीटिंग की थी और ये कहा था कि इस मामले को गंभीरता से लेना और इसके तह तक जाना, क्योंकि अभी तक 76 मामले में मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 22 में चार्जशीट लगाई गई है। तो यानी कार्रवाई का जो सिलसिला उत्तर प्रदेश में जब से धर्मांतरण का कानून लागू हुआ तब से ऐसे 22 मामलों में चार्जशीटेड भी हुआ। तो अब ये जो मामले फतेहपुर, कानपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, लखनऊ के जो मामले आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार काफी सख्त है और सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि जो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा, देश में सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ेगा, यानी मजहबी रंग देगा, उसे किसी कीमत पर योगी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। और उसी दिशा में एटीएस काम कर रही। 12 ऐसे परिवार हैं, आनंद बता दूं आपको, जिनके घर के बच्चे लापता थे, वो उनको एटीएस ने ढूंढ निकाला। फिलहाल ऐसे 160 लोगों को चिन्हित किया, लेकिन 12 की बरामदगी लगभग हो गई है। एटीएस मुख्यालय पर पूछताछ भी की जा रही है, उनके परिवारों से भी संपर्क किया जा रहा है, जिसमें नोएडा की राहुल की मां भी है, दिल्ली की उत्तम नगर की, उन्हें भी एटीएस संपर्क कर रही। तो अब एक के बाद एक तह तक जाने में जुटी है यूपी एटीएस और यकीन मानिए अभी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका खुलासा होना, क्योंकि अभी आखिरी कोड जो कौम का कलंक था उसे अभी एटीएस डिकोड नहीं कर पाई और जैसे ये कोड डिकोड होगा तो कई और बड़े खुलासे होंगे। आनंद जी, अजीत आप बने रहिए। अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने पाकिस्तान की संस्था दावत इस्लामी पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले को लेकर कानपुर साउथ डीसीपी रवीना त्यागी से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी की है। पाकिस्तान की एक संस्था है दावत इस्लामी, जिसके द्वारा धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कानपुर में भी उसके इस तरीके के मामले समझ में आए हैं। कानपुर दक्षिण क्षेत्र में जिस तरह से ये लोग सक्रिय हैं और धर्म परिवर्तन करा करके समाज का माहौल ख़राब करते हैं, इस पर कार्रवाई के संबंध में और साथ में उनको ये भी अवगत कराया जाएगा कि इनकी फंडिंग किस प्रकार से होती है। तो ये इस्लाम के अलग अलग वर्ग हैं, जिसमें से अब एक सूफी वर्ग ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान का दावत मजहबी जो ये है, इस ग्रुप ने आरोप लगाया कि ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ये ग्रुप है, ये संस्था है, इस पर धर्मांतरण का आरोप है। क्या तो फिर क्या ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी जो धारा है, वहाबी इस्लाम है, इसका प्रचार वहाँ पर हो रहा है, जिसके थ्रू ब्रेन वॉश हो रहा है? अजीत, इनका आरोप क्या है? देखिए, बिल्कुल कौसर का यही आरोप है जो उन्होंने डीसीपी रवीना त्यागी को ज्ञापन दिया। उसमें सीधे तौर पर उन्होंने दावत इस्लामी जो संस्था है पाकिस्तान की, उसके ऊपर आरोप लगाया है
कि कानपुर के दक्षिणी इलाकों को बेसिकली उन्होंने टारगेट किया और वहाँ ज़्यादा चूंकि गरीब लोग रहते हैं, जहाँ रेल पटरी का इलाका है उसके आसपास जो झुग्गी बस्तियाँ उनको ये टारगेट कर रहे हैं, गरीब महिलाओं गरीब बच्चों को, या फिर उन्हें जबरन फोर्स कर रहे हैं कि आप या तो हमारे साथ आ जाइए, निकाह कर लीजिए। जो बच्चियाँ उनसे कहा जाता है कि आप निकाह कर लीजिए, तो उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस पूरे मसले पर जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं असीम अरुण, उन्होंने बाकायदा यूपी के गृह विभाग को अपनी एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें दावते इस्लामी जो पाकिस्तान की संस्था उसका जिक्र किया है और पहले भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नाम आया है, विदेशी फंडिंग की बात आई और खुद ACS होम यूपी के उन्होंने कहा था कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर भी चेकअप कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर जो भारत का पाकिस्तान के आसपास का है, उधर से क्या आतंकी गतिविधियों के जरिए या उनके मुखबिरों के जरिए इनको फंडिंग हो रही थी, कैश में पैसा मिल रहा था, जो खाते में आ रहा था, उसके अलावा इन सब को लेकर जांच की जा रही है। आनंद जी, अजीत बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच श्रीनगर में जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाने वाले सिख परिवार जो हैं वो दिल्ली लौट चुके हैं। एयरपोर्ट पर मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ उस लड़की और उसके पति के अलावा परिवार के दूसरे लोग भी नजर आए। एयरपोर्ट से लड़की सीधे गुरुद्वारा बंगला साहिब मत्था टेकने गई। 2 दिन पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा वहां गए थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के LG के सामने यह मुद्दा उठाया था। यही नहीं, उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में उस परिवार की मदद भी की। सिख समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया था कि श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाया गया है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। सिख समुदाय की 2 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के आरोप पर 2 पक्ष सामने आ रहे हैं। पहला उस परिवार का जो दिल्ली लौटा और दूसरा उस लड़की का जिसने वीडियो में कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है, जबकि सिख समुदाय के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती हुई है। परिजन है, हम उनसे बात करते हैं। उन्हें बोला है बस हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जो भी हुआ था गलत हुआ था, अब जो भी हुआ हम साहब के बहुत शुक्रगुजार है जो हमारे साथ साथ चले, तो हम वहाँ से आज़ाद हो गए। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ना होगा। मैं बस उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके कारण हम अपनी बेटी को वापस लेने में कामयाब हुए। हमारे लिए, जैसे हमने बार बार कहा था, किसी भी सूरत के अंदर यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस तरह से बेटियों के साथ जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रही है। अमित पांडे हमारे साथ हैं, लेकिन एक और अपडेट है कि कश्मीर घाटी में धर्मांतरण मामले में एक सिख लड़की दिल्ली वापस लौट आई, जबकि दूसरी लड़की ने 1 दिन पहले वीडियो जारी कर दावा किया था कि 2012 में उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था। इतना ही नहीं, लड़की ने इस वीडियो में 2014 में आपसी रजामंदी से निकाह करने का भी दावा किया, जिसके बाद अब अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि लड़की पर दबाव डालकर ये वीडियो बनवाया गया है। मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए। दूसरी बेटी जो है वो भी जबरन अगवा की हुई है, उससे जबरन वीडियो बनवाई गई है। हम इंश्योर करेंगे जल्दी वो बेटी भी अपने माँ बाप के पास होगी, जिसके लेके हम गृह मंत्री को भी मिलेंगे। और जिस तरह से ये एक नेक्सस चल पड़ा, गुजरात में भी घटनाक्रम हुआ है, ये सबको सोचने और विचारने का है। अमित पांडे हमारे साथ है। अमित, ये कई एक प्रकरण लग रहा है। अगर आप केरल में देखें तो जो हिंदू समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय से जिन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर करके उनको देश लेके गए थे, सीरिया लेके गए थे, अभी अफगानिस्तान में वो अभी वहां कैद हैं। 8 में से 6 जो हैं उनका धर्म परिवर्तन कर करके उनको वहां लेकर जाया गया। अगर इस लड़की का वीडियो ही देखें तो उसके जो क्लेम्स हैं उस पर भी सवाल उठते हैं कि आपने अगर अपनी रजामंदी से आपने किसी के साथ शादी की है तो फिर आपका धर्म क्यों परिवर्तन कर दिया गया, और क्या वजह थी कि आप घर छोड़ के कहां जा रहे थे। ये सारे सवाल जो उठते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि जब से यहाँ पर भी 370 एब्रोगेट कर जब केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू एंड कश्मीर, तो कानूनों में जो सुधार हुए हैं उसके बाद से अब ये केसेस सामने आ रहे हैं। लोग अब खुलकर इस पर बात भी कर रहे हैं। पहले इसको दरकिनार कर दिया गया था, इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा था।
जी आनंद, ये जो बदले हुए कानून है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इस लड़की को ले आया गया है वापस दिल्ली, और जो वहाँ पर एक प्रॉपर एप्लीकेशन देनी होती है, थाने में संबंधित कोर्ट को सूचित करना होता है, और जो शादी उसने की है, ये तमाम चीज़ें वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सूचित की जा चुकी है। अब ये सवाल उठता है कि जो दूसरी लड़की ने जो वीडियो में अपना बयान दिया है, तो ये भी तफ्तीश का विषय है कि किन परिस्थितियों के अंदर उस दूसरी लड़की ने अपना बयान दिया है, क्या क्या बातें कर रही है, उस मोबाइल क्लिप की ऑथेंटिसिटी क्या है, और उसको उसके बयान को सपोर्ट करने के लिए और कौन कौन लोग सामने आ रहे हैं, ये सारी बातें तफ्तीश का विषय है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद आनंद, एक चीज़ साफ हो गई है कि कैसे जबरन धर्मांतरण की चीज़ है वो कश्मीर में भी सक्रिय है। वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ परिवार है वो सक्रिय है, उन पर दबाव बनाया जाता है, और जब ऐसी संस्था इंटरवीन करती हैं तब वो उनके चंगुल से कहीं ना कहीं इसको खुलकर पूछने की जरूरत है कि क्यों धर्म परिवर्तन पर जोर डाला जाता है। अगर आपको किसी रजामंदी के साथ आप किसी के साथ भी अपना जीवन व्यतीत करना चाहें, निकाह करना चाहें, शादी करना चाहें, तो फिर ये धर्म को बदलना होगा, इस पर क्यों जोर दिया जाता है, और क्या ये रैकेट है, और क्या लड़कियों को, बहू बेटियों को जो है, बेटियों को बहलाकर फुसलाकर ये काम किया जा रहा है। इसी पर अब इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। अखाड़ा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर जाते जाते आपको बता दें कि यहाँ टीवी के अखाड़े पर ही नहीं, डिजिटल अखाड़े पर भी न्यूज़ 18 इंडिया नंबर 1 है। हमारे वेबसाइट ने हिंदी न्यूज़ चैनल में सबसे ज़्यादा पाठक हैं, आज तक.com से भी आगे निकलकर 8 करोड़ 13 लाख पाठकों के साथ न्यूज़ 18 इंडिया डिजिटल नंबर 1 है, और इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर ट्विटर से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली पुलिस ने बच्चों पर आपत्तिजनक कंटेंट के मामले में ट्विटर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस ने ये नोटिस ईमेल के जरिए भेजा है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि दिल्ली पुलिस जल्द ही इस मामले में ट्विटर के अधिकारियों से पूछताछ भी कर सकती है। हाल ही में NCPCR की शिकायत पर पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अमिताभ सिन्हा और आनंद तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। अमिताभ, इससे पहले कि मैं आपकी ओर रुख करूं, जरा आनंद तिवारी से अपडेट ले लेते हैं। आनंद, तो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने कल FIR दर्ज की थी, और ये NCPCR का कंप्लेंट था, और पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, जिस तरह से NCPCR की शिकायत पर जो दिल्ली पुलिस की साइपेड है, स्पेशल सेल के अंतर्गत जो काम करती है, उसने कल IT एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, और ये मुकदमा ट्विटर इंडिया, ट्विटर INC और ट्विटर कम्युनिकेशन के जो लोग हैं उनके खिलाफ ये दर्ज हुआ था। और अब जानकारी ये आ रही है कि कल देर शाम एक ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया है ट्विटर इंडिया को, और उसमें विस्तार से उनसे ये जवाब मांगा गया है कि जो NCPCR ने लगातार शिकायतें की थी, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके या बच्चों से जुड़ी जो आपत्तिजनक सामग्री जो ट्विटर पर परोसी गई थी, या जो लिंक्स जो है ट्विटर पर शेयर किए गए थे, उस पर ट्विटर ने क्या कार्रवाई की है, क्या ट्विटर ने तुरंत उन्हें वहां से हटाया था, या ऐसे जो अकाउंट होल्डर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनका अकाउंट बंद करा था, उस पर ट्विटर की तरफ से एक जवाब भी आया है कि हम बच्चों को लेकर बिल्कुल संवेदनशील हैं, और लगातार बच्चों से जुड़ा कोई कंटेंट अगर आपत्तिजनक ट्विटर पे आता है तो उसे तुरंत हटाया भी जाता है। लेकिन इस जवाब से दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं है, ना ही NCPCR संतुष्ट है। जो सोर्सेज बता रहे हैं, विस्तार में उनसे पूरा जवाब मांगा गया है, और विस्तार में उन्हें ये पूरा जी। और कब तक ये कंटेंट था, कितना समय लगा इसको निकालने में, उतारने में, क्योंकि कुछ कंटेंट पे तो वो बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाते हैं और बाकी में ढील हो जाती है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, इस तरह से अगर केसेस चलते रहे, आए दिन कम से कम नया केस है ट्विटर, तो फिर पूरा देश में दौड़ता रहेगा, ट्विटर के अधिकारी दौड़ते रहेंगे, इतने सारे केसेस हैं इनके खिलाफ। तो आप देखिए कि इस प्लेटफॉर्म ने कितने सारे उल्लंघन किए हैं। आनंद, 2 दिन पहले आपसे चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा था शिशुपाल की भी 99 गलतियां माफ की गई थी, और 100वीं गलती के बाद कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला था। मुझे लगता है कि देश भर में जब दौड़ना पड़ेगा इनको, तो ये सुदर्शन चक्र नहीं तो क्या है कि एक टुकड़ा यहाँ गिर रहा है, एक गाजियाबाद में गिर रहा है, एक दिल्ली पुलिस में, एक कर्नाटक में। तो मुझे लगता है मुश्किल की घड़ी शुरू हो गई है कल भी। और जहाँ तक चाइल्ड पॉस्को एक्ट की बात है, इसके बारे में पिछले हफ्ते जब संसदीय समिति की बैठक हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी की आनंद, उसमें भी सांसदों ने ये सवाल उठाया था। सूत्र बता रहे हैं कि तमाम सांसदों ने कहा था कि अमेरिका में ट्विटर पर इसी चाइल्ड अब्यूज़ के चीज़ों को अपलोड करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन हो चुका है, और उसके बाद से ट्विटर उनके साथ जानकारी साझा करने लगा अमेरिकी प्रशासन के साथ। भारत के साथ वो चीज़ें अभी उनको फाइन लगनी बाकी है।
क्रिमिनल केसेस वगैरह अब शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम ट्विटर इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करेगा, और अमेरिका का जहाँ की वो दुहाई देते रहते हैं, जब वहाँ फाइन लग सकता है तो मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार उनको बख्शने वाली है। देखिए, भारत सरकार बख्शे ना बख्शे, लेकिन हम भारत सरकार ये क्यों नहीं करती? अगर कुछ ऐसे हैं प्लेटफॉर्म जो लातों के भूत हैं, जो बातों से नहीं मानते, अमिताभ, मैं फिर आपसे यही पूछूंगा कि सरकार अभी भी ट्विटर के साथ एंगेज क्यों कर रही है? और फिर आप हंस देंगे, फिर आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर सरकार ट्विटर से हट जाए तो आप सोचिए कितने लोग ट्विटर से हट जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो क्या ये लाइन पे नहीं आएंगे? आनंद, आपने हर बारी मुझसे यह सवाल पूछा है। जब मैं पिछले हफ्ते आईटी मिनिस्टर से जब मैं सवाल पूछने गया था, मैं उनका इंटरव्यू करने गया था, मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि आप ट्विटर को बंद क्यों नहीं कर रहे। उनका जवाब यही था आनंद कि मोदी सरकार एंगेज करने में विश्वास रखती है, कानूनों के दायरे में लाने में विश्वास रखती है, बंद करना नहीं चाहती किसी कंपनियों को। यही पर मैं और आप कहीं ना कहीं डिफरेंस ये है कि आपने पूछा ट्विटर को क्यों नहीं बंद कर रहे, मैं कह रहा हूं कि ट्विटर को चलने दीजिए, आप ट्वीट करना बंद कर दीजिए। मैं सरकार से यह कह रहा हूं कि सरकार में अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के आईटी मिनिस्टर, देश के गृह मंत्री, देश के कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं, 4-5 मंत्री और सरकार के साथ साथ बीजेपी, अगर ये सब डिसाइड करें कि भाई आज से हम ट्वीट नहीं करेंगे, लिंक्डइन में हम जैसे प्रधानमंत्री ने अब लिंक्डइन में शेयर किया, आप फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, कू पर कीजिए, ये सब पे आ रहे हैं लोगों को, ये सारे ये सब जो है हमारे भारत के नियमों का पालन कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं, इन्होंने आईटी गाइडलाइंस को फॉलो किया है। जो भारत का मान नहीं रखता, भारत के कानून का मान नहीं रखता, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर विश्वास नहीं रखता, ऐसे प्लेटफॉर्म से भारत क्यों एंगेज कर रहा है? आपको जो करना है करते रहिए, लेकिन हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। आप समझ रहे हैं फर्क यहाँ क्या है? आनंद, ये डिसएंगेज हो सकता है, ये एंगेज ना डिसएंगेज करने की शुरुआत हो। एक बार ब्लेटेंट एक एक्शन से पहले ये डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो सकती है। आनंद, कल भी संसदीय समिति की बैठक हुई है, वहां भी फेसबुक, गूगल के तमाम लोग आए थे। आनंद, वहां भी ट्विटर से संबंधित चेयरमैन शशि थरूर के ऊपर को कहा गया था कि आप एक्शन लो। ट्विटर को 2 दिन का नोटिस भेजा गया है कि क्यों आपने आईटी मिनिस्टर का ट्वीट ब्लॉक किया, क्यों आपने भारत के नक्शे से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग दिखाया, इसके बारे में कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि उसके ट्विटर के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करेंगे, भारत के नक्शे से गायब करने, भारत के नक्शे से लद्दाख और उसको गायब किया गया है। साथ ही साथ बाकी जो प्लेटफॉर्म है, गूगल हो, फेसबुक हो, तमाम कंपनियों ने कह दिया है कल की बैठक में संसदीय समिति में कि वो भारत सरकार की तमाम बातें मानने को तैयार हैं। आनंद, एक और नई बात बता दूं, सूत्र बता रहे थे कल गूगल से जब सवाल जवाब किया गया कि आप सारी चीजें आप कैसे पकड़ लेते हो, तो गूगल ने इशारों में यह भी माना कि वो लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, संवेदनशील बातें नहीं, लेकिन कुछ बातें सुन रहे होते हैं। इसके बारे में 6 तारीख को संसदीय समिति ने आईटी मिनिस्ट्री को फिर से बुलाया है, आईटी मिनिस्ट्री को बुलाया है कि ताकि वो इन तमाम बातों की उनको जानकारी दे सके। तो मुझे लगता है कि एक इंगेजमेंट तो नहीं, अब मुझे लगता है डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हुई है। लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आजादी है। मुझे लगता है मैं तो यही कह रहा हूं कि भारत सरकार जो है अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग करे और अभिव्यक्ति कहीं और करे, वहां ट्विटर पे ना करे। मैं तो बस यही कह रहा हूं, ट्विटर ने अब क्या किया, देखिए भारत का नक्शा हटा दिया ना, भारत का सही नक्शा नहीं लगाया, उन्होंने नक्शा हटा दिया। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप ये करने वाले हैं तो हम भी यही करते हैं कि हट जाते हैं। अगर हट गए तो ये रातों रात आप क्या कह रहे हैं कि ट्विटर का वैल्यूएशन नहीं गिरेगा, स्टॉक मार्केट में उनके दाम नहीं गिरेंगे, उन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, उनको ऐसी लात पड़ेगी अमिताभ कि वो सीधा लाइन पे आ जाएंगे। चलो सर, अब राजनेता आनंद, हम तो बैठ के अब बात बता सकते हैं कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, लेकिन ये काम राजनेताओं का है कि वो क्या कड़े फैसले लेते हैं, कैसे नहीं करते हैं। जहां तक हम सोचते हैं उसके आगे वो सोचना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है आनंद, इसके बारे में ज्यादा हम लोग कवायद न करें। लेकिन सबसे बड़ी मैं तो साफ खड़े होकर ये कहूंगा कि न्यूज 18 इंडिया पर जो हमारा डिजिटल वेबसाइट है, वहां पर 8 करोड़ जनता ने पिछले 1 महीने में हमारे साथ एंगेज किया है। तो फिर हमसे हमारे साथ ही जुड़ जाइए, छोड़ दीजिए इस प्लेटफॉर्म को। मैं तो यही कहूंगा। आनंद तिवारी, अमिताभ सिन्हा, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं अखाड़ा। कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू सुबह करीब 11 बजे दिल्ली में प्रियंका वाड्रा से उनके आवास पर मुलाकात करने गए। उनसे मुलाकात हुई, दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई। सिद्धू से हुई मुलाकात से पहले प्रियंका वाड्रा ने राहुल गांधी से उनके घर पर मुलाकात की थी। वहीं सिद्धू से मुलाकात करने के बाद प्रियंका वाड्रा 10 जनपद पहुंची और वहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। अरुण सिंह से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, पर यह वाया वाया क्यों बातचीत हो रही है? नवजोत सिंह सिद्धू तो प्रियंका वाड्रा से मिलने नहीं बल्कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आए थे, लेकिन कल राहुल गांधी ने कह दिया कि देखिए मैं उनसे नहीं मिल रहा हूं, ना ही सोनिया जी मिल रही हैं। आज वो प्रियंका वाड्रा से मिलती हैं और फिर प्रियंका वाड्रा जो है सोनिया गांधी से मिलती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने से पहले प्रियंका जी जो हैं वो राहुल गांधी से मिलती हैं। तो ये वाया 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 मैसेजेस क्यों जा रहे हैं और क्या खिचड़ी पक रही है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयानात हैं उससे कांग्रेस हाईकमांड थोड़ा नाखुश है? और क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को 10 जुलाई तक का वक्त अब दे दिया गया, इसीलिए कुछ नहीं कहा जाएगा? अरुण सिंह से बात करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में क्या बात हुई है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि देखिए या तो आप मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए, मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे चुनिए, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हेड बनाइए, मुझे कंट्रोल दीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का उत्तराधिकारी कांग्रेस में मुझे बनाइए पंजाब में, या फिर मैं पार्टी छोड़ देता हूं। क्या ये एक अल्टीमेटम दिया गया है या कांग्रेस हाईकमांड से नवजोत सिंह सिद्धू को अल्टीमेटम दिया गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जुड़ो, उनके साथ काम करो, वरना आप साइडलाइन हो जाओगे? अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। अरुण बताइए, ये वाया 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 क्यों बातचीत हो रही है? इसलिए वाया बात हो रही है आनंद, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कमेटी से बात नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि प्रियंका गांधी ने ही बातचीत उनसे की थी जब वो कांग्रेस में आए थे 2-3 साल पहले, और इसलिए अगर कोई शिकायत है या कुछ बात करनी है तो उनसे ही करनी है। सिद्धू की नजर में कमेटी का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, उसी कमेटी का जिसमें अमरिंदर सिंह आकर के 2 बार 3 घंटे और 1.5 घंटे मिल के गए, उनसे बातचीत करके गए। सिद्धू उसके बाद से कमेटी के बाद आए नहीं, उन्होंने सीधे कहा था कि मैं नहीं मिलूंगा। फिर कमेटी ने ये बॉल डाल दी प्रियंका गांधी की कोर्ट में और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। आज सवेरे आनंद प्रियंका गांधी सिद्धू से मिलने से पहले राहुल गांधी से मुलाकात करके वापस गई। वहां सिद्धू उनका इंतजार कर रहे थे, सिद्धू से उनकी बातचीत हुई, क्या ऑफर उनको दिया जा सकता है इस बारे में चर्चा हुई। फिर सिद्धू से फीडबैक लेके प्रियंका गांधी 10 जनपद सोनिया गांधी घर पे इस वक्त आई हुई थी और यहाँ पर चर्चा हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी सिद्धू से तभी मिलेंगे जब सिद्धू किसी बात पर हाँ कर देते हैं, किसी फॉर्मूले पर, डील पर मुहर लग जाती है तब। क्यों? कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि राहुल गांधी से मिलने के बाद भी अगर सिद्धू बिदक गए या आम आदमी पार्टी में चले गए तो कहीं ये फिर आरोप दोबारा से न लगने लगे राहुल की लीडरशिप पर कि हेमंता विश्व शर्मा आपसे मिलने आए उसके बाद पार्टी छोड़ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपसे मिलने आए उसके बाद पार्टी छोड़ दिया, अशोक तंवर आपसे मिलने आए उसके बाद पार्टी छोड़ दिया। तो जो लोग आपके पास अपने ग्रीवांसेस लेके आते हैं, आप उनको बना नहीं पाते हैं, तो फिर आप कैसे नेता हैं? और इसीलिए कांग्रेस के सूत्र ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की बातचीत के बाद एक फाइनल कोई डील राहुल गांधी के टेबल तक पहुंच जाए जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एग्री हो, उस पे नवजोत सिंह सिद्धू भी एग्री हो, तभी राहुल गांधी के साथ जो फोटो अपॉर्चुनिटी होती है वो दी जाएगी सिद्धू को, और उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं रह जाए। फोटो अपॉर्चुनिटी की बात नहीं है, पंजाब में लीडरशिप की बात है और कांग्रेस का वर्चस्व बनाए रखने की बात है। अरुण बने रहिए हमारे साथ। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच चल रहे विवाद पर पार्टी के नेता हरीश रावत ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। पार्टी में व्यक्तित्व होते हैं तो टकराहट होती है, उसका हमने समाधान निकाल करके दिया है। पार्टी अध्यक्षा की जैसे ही आदेश हो जाएगा तो उसको सब मान लेंगे, और सब कह चुके हैं, सिद्धू भी कह चुके हैं कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा मैं मानूंगा। अरुण, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, यही तो सबका सवाल है। अब कोई किसी से कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा, यह भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू का पोजीशन क्या है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की पोजीशन ये है कि वो प्रियंका गांधी से बातचीत के बाद जब निकले तो उनके गाड़ियों का काफिला राहुल गांधी के घर की तरफ आधे रास्ते गया, फिर वहां से यू टर्न लेकर के वो खान मार्केट की तरफ गए और फिर वहां से एक 5 सितारा होटल में चले गए, और तब से लेके अब तक वो 5 सितारा होटल में हैं, वहीं पर रुके हैं। पहले वो पंजाब भवन में रुका करते थे। कल शाम को जब 4:30 बजे वो दिल्ली आए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी सिक्योरिटी छोड़ी, अपनी गाड़ी छोड़ दी और अपने साथ जो सामान लाए थे वो गाड़ी में ही था। पूरा प्रेस उनको पंजाब भवन में ढूंढ रहा था और वो एक प्राइवेट गाड़ी लेकर के बिना फोन के, मोबाइल फोन भी उन्होंने अपने पीए को दे दिया था, और बिना फोन के वो गायब हो गए थे 2 घंटे के लिए।
जो खबरें हैं इन पर अभी मुहर नहीं लगी है, किसी दोनों तरफ के स्रोतों से पुष्ट नहीं हुई हैं, यानी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के कयास हैं कि कल शाम को भी उनकी 2 घंटे के आसपास प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। मामला इतना उलझा हुआ है आनंद, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी छोटे नेता नहीं है, वो बड़े चेहरे हैं, पार्टी के एक तरह से बहुत बुजुर्ग नेताओं में से एक है, तो उनको नाराज करके सिद्धू के लिए कुछ दे पाना आला कमान के लिए भी ठीक नहीं लग रहा। साथ ही साथ सामने चुनाव है, अगर कैप्टन बिदक जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का तो वहां नुकसान हो ही जाएगा। इसलिए इस मामले में पेंच कई है, प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है। अब कैप्टन के साथ और सिद्धू के साथ बातचीत करके कोई फार्मूला निकाला जाएगा और वही डील राहुल गांधी के पास भेजी जाएगी और तभी सिद्धू राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए, बहुत कुछ तो कहा जा रहा है, लेकिन कहने की बात और फैसला लेने का काम जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए है, और ये कांग्रेस के वर्चस्व की बात है पंजाब में। अब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में होगी या नवजोत सिंह सिद्धू की, इसकी क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि चुनाव की तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। खबरें जारी रहेंगी यहाँ न्यूज 18 इंडिया पर। अर्पिता के साथ बने रहिए। और सबसे पहले बड़ी खबर, कुलगांव में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। सुबह से ही मुठभेड़ चल रही थी कुलगांव में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़। जैसे ही ये जानकारी मिली कि कुछ आतंकी इलाके में हो सकते हैं, सर्च ऑपरेशन जारी किया गया और उसके बाद जो बड़ी खबर आ रही है कि कुलगांव में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बल से मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे जाने की खबर इस वक्त आ रही है। कुलगांव में ये जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी किया गया और पूरे इलाके को घेर लिया गया। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिफत, 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, ये मुठभेड़ अभी जारी है या खत्म है? कुछ आतंकी और हैं क्या? देखिए, ये ऑपरेशन जो है एकदम से शुरू किया गया। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और पहले ही जो फायरिंग हुई उसी फायरिंग में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी पुलिस ने 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि की है। अभी आइडेंटिफिकेशन उनकी नहीं हुई है, लेकिन कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हो सकता है कुछ और मिलिटेंट भी वहां पे हों, लेकिन हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। हालांकि कोविड की वजह से काफी टाइम तक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को शायद अवॉइड किया गया था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस वालों की किलिंग्स हुई उसके बाद फिर से जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला यहाँ पे शुरू किया गया। और अभी आपको मालूम है कि मलूरा एरिया में भी एक एनकाउंटर किया गया और वहाँ पे 2 मिलिटेंट मारे गए। और आज ये जो एनकाउंटर हुआ शोपियां में, अभी 2 मिलिटेंटों के ये जो कुलगाम में अभी 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। रिफत, वो कैसा इलाका है जहां पर ये आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिल रही है? देखिए, ये रिहायशी इलाका है और आपको मालूम है कि खासतौर से साउथ कश्मीर में, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ज्यादा कंसंट्रेशन है मिलिटेंट्स की, यानी मिलिटेंट की तादाद सबसे ज्यादा जो है वो साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है। चाहे वो पुलवामा हो, शोपियां हो या अनंतनाग हो या कुलगाम हो, यही 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो ज्यादा जहाँ पे मिलिटेंट्स हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे नॉर्थ कश्मीर और तीसरे नंबर पे हमने देखा कि कुछ टाइम से अब श्रीनगर के एरियाज में भी मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये जो एरिया है वहाँ पे ज्यादा फौज की प्रेजेंस है। आर्मी चप्पे चप्पे पे वहाँ पे है। सीआरपीएफ और पुलिस भी ऑपरेशन में लगती है और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जो है सोर्सेज के थ्रू सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलती है और उसके बाद ही कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। और यही वजह है कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद पहले ही जो फायरिंग हुई उसमें 2 मिलिटेंट मारे जाने की पुष्टि अभी पुलिस ने की।